प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। जेन जैक्स रूसो। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज सोमवार 20 अक्टूबर 2025 है और आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी समुदायों के अधिकार और हमारे देश के कानूनी प्रक्रियाओं के एक बहुत ही जटिल ताने माने को छूता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को लेकर जो एक लंबा विवाद चल रहा है और खास तौर पर वहां के स्थानीय समुदायों के वन अधिकारों के दावे पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो हालिया फैसले आए हैं उस पर। देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खैर बेहद महत्वपूर्ण है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, और साथ ही ये हर उस नागरिक के लिए भी जानना जरूरी है जो भारत के संसाधन प्रबंधन और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझना चाहता है। हमारी आज की चर्चा द प्रिंट में प्रकाशित सामग्री के विश्लेषण पर आधारित होगी। नमस्कार। जी हाँ, बिल्कुल। ये मामला जो है ये इस सतह पर जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इसमें एक तरफ तो वन अधिकार कानून 2006 है, उसके कार्यान्वयन की चुनौतियां हैं, फिर विकास परियोजनाओं की ज़रूरतें हैं और सबसे महत्वपूर्ण उन समुदायों के अधिकार हैं जो पीढ़ियों से सदियों से उन जंगलों पर निर्भर रहे हैं। तो इन सब के बीच का जो एक तनाव है वो इस केस में साफ झलकता है। सही कहा। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने घाटबर्रा गांव के निवासियों की जो लगभग 1 दशक पुरानी याचिका थी उसे खारिज क्यों कर दिया। अदालत के फैसले का मुख्य आधार क्या था? देखिए, अदालत का जो मुख्य निष्कर्ष था वो असल में प्रक्रियात्मक पहलू पर प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर ज्यादा केंद्रित था। उनका कहना था कि जिस अधिकार का तभी कानूनी रूप से दावा ही नहीं किया गया उसे कानूनी तौर पर छीना हुआ नहीं कहा जा सकता। अदालत का यह मानना था कि घाटबर्रा गांव के जो सामुदायिक वन अधिकार थे, जिन्हें हम सीएफआर कहते हैं, उनका दावा वन अधिकार अधिनियम यानी एफआरए 2006 के तहत जो तय प्रक्रियाएं हैं उनके अनुसार कभी ठीक से किया ही नहीं गया था। न तो दावा सही तरीके से पेश हुआ और न ही उसे कानून के मुताबिक मान्यता मिली थी। यहां यह समझना जरूरी है कि एफआरए के तहत अधिकार बस मिल नहीं जाते, उन्हें बाकायदा प्रक्रियाओं के तहत दावा करके फिर ग्राम सभा और समितियों द्वारा वेरीफाई करवाना होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दशकों से वहां रहना या जंगल का पारंपरिक इस्तेमाल करना ही काफी नहीं था। कानूनी प्रक्रिया का बिल्कुल अक्षरशः पालन करना जरूरी था। और इसी आधार पर अदालत ने 2016 के उस आदेश को सही ठहरा दिया जिसमें जिला स्तरीय समिति डीएलसी ने पहले दी गई सीएफआर मान्यता को रद्द कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। यही अदालत का मुख्य तर्क था कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, इसलिए 2013 में जो मान्यता दी गई थी वो शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी। और जब 2016 में डीएलसी ने उसे रद्द किया तो अदालत ने कहा कि वो सही था। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि परसा ईस्ट और केते बासिन यानी पीईकेबी कोयला ब्लॉक में खनन के लिए जो पहले मंजूरी दी गई थी वो प्रभावी बनी रही। ये ब्लॉक अब, जैसा आपने बताया, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL को आवंटित है। और जहां तक मुझे याद है ये याचिका हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर दायर की थी, है ना? उन्होंने 2016 के डीएलसी के रद्दीकरण आदेश को ही चुनौती दी थी। जी हाँ, याचिकाकर्ता वही थे। उन्होंने 2016 के डीएलसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने 2013 में दी गई सीएफआर मान्यता को रद्द कर दिया था। यहाँ ये टाइमलाइन थोड़ी ध्यान में रखने वाली है। 2013 में मान्यता मिली, 2016 में रद्द हुई और इसी रद्दीकरण को अदालत में चुनौती दी गई। इस पूरे मामले में वन अधिकार अधिनियम 2006 एफआरए की भूमिका बहुत केंद्रीय लग रही है। ये कानून असल में है क्या और इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर आदिवासी और वनवासी समुदायों के लिए? देखिए, एफआरए, जिसका पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्यवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है, ये एक ऐतिहासिक कानून है, इसमें कोई शक नहीं। इसे उन ऐतिहासिक अन्यायों को, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था वन्यवासी समुदायों के साथ जब उनकी पारंपरिक भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों को छीना गया था या मान्यता नहीं दी गई थी, उनको दूर करने के लिए लाया गया था। ये कानून ऐसे समुदायों के व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के अधिकारों को मान्यता देता है, उन जमीनों पर, उन संसाधनों पर जिनका वे पीढ़ियों से प्रबंधन और उपयोग कर से आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ग्राम सभाओं को बहुत ताकत देता है। किसी भी वन भूमि को अगर गैर वन उपयोग के लिए बदलना है तो ग्राम सभा की सहमति या परामर्श जरूरी है
और दावों को शुरू करने और वेरीफाई करने की प्रक्रिया भी ग्राम सभा से ही शुरू होती है। एक तरह से ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। और जिस हसदेव अरण्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसका पारिस्थितिक महत्व क्या है? मतलब क्यों ये इलाका बार बार खबरों में रहता है, विवादों के केंद्र में रहता है? कि आखिर कोयले की वजह से या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ कोयले की वजह से नहीं। हसदेव मान्य का महत्व सिर्फ कोयले के भंडार तक सीमित नहीं है। हालांकि विडंबना यही है कि इसी वजह से आज ये खतरे में है। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में फैला है, करीब 1,70,000 हेक्टेयर में, और ये मध्य भारत के सबसे बड़े और सबसे घने मतलब कंटीगियस वन क्षेत्रों में से एक है। ये जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। यहाँ कई आदिवासी समुदाय रहते हैं जिनकी पूरी संस्कृति, पूरी आजीविका इसी जंगल पर टिकी है। वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ हाथी, स्लॉथ बेयर जैसे कई महत्वपूर्ण जानवर पाए जाते हैं। वनस्पतियों में भी स्माइलैक्स और कई तरह के दुर्लभ एपीफाइटिक ऑर्किड यहाँ मिलते हैं। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और ये हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र का भी एक अहम हिस्सा है, जो नदी आगे जाकर महानदी में मिलती है। अच्छा, यानी एक तरफ तो इतना समृद्ध जंगल है, उस पे निर्भर समुदाय हैं, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे कोयले का इतना बड़ा भंडार। तो यहीं से ये टकराव शुरू होता है। बिल्कुल। इसी हसदेव अरण्य क्षेत्र को 23 कोयला ब्लॉकों में बांटा गया है। इनमें से 6 को तो सैद्धांतिक मंजूरी मिल भी चुकी है। जैसा कि द प्रिंट की रिपोर्ट में भी जिक्र है, इनमें से 4 स्वीकृत ब्लॉकों के ठेके अडानी एंटरप्राइजेस के पास हैं, माइन डेवलपर और ऑपरेटर के तौर पर। और जिस पीकेबी ब्लॉक का मामला हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो 2006-07 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRVUNL को आवंटित किया गया था। मकसद था कि राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला सप्लाई मिलती रहे। तो ये विवाद शुरू कैसे हुआ? मतलब क्या 2006-07 में जैसे ही आवंटन हुआ तभी से विरोध शुरू हो गया था? हाँ, विरोध तो काफी पहले शुरू हो गया था। जैसे ही आवंटन की बात सामने आई, स्थानीय ग्रामीणों ने, खासकर गोंड आदिवासी समुदाय के लोगों ने, वन अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि भाई ये हमारी पारंपरिक भूमि है, हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का आधार है और FRA के तहत हमारे अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन विरोध के बावजूद 2012 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने स्टेज 1 और स्टेज 2 वन मंजूरी दे दी और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी खनन के लिए वन भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। लेकिन फिर 2013 में DLC ने घाटबरा गांव के CFR को मान्यता दे दी। ये खनन की मंजूरी मिलने के बाद हुआ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब खनन की मंजूरी मिल गई, उसके बाद सामुदायिक अधिकार कैसे दिए गए? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, ये बिल्कुल भी सामान्य प्रक्रिया नहीं है और ये वाकई मामले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं उलझा हुआ पहलू है। जैसा आपने कहा, 2012 में PEB के ब्लॉक की वन भूमि को खनन के लिए ट्रांसफर करने की अंतिम मंजूरी मिल चुकी थी। उसके बाद 2013 में उसी क्षेत्र के लिए, उसी घाटबरा गांव के लिए जिला स्तरीय समिति यानी DLC ने सामुदायिक वन अधिकारों CFR को मान्यता देने का आदेश पारित कर दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, मंजूरी पहले, अधिकार बाद में, ये आगे चलकर अदालत के फैसले का एक मुख्य आधार बने। ये क्यों हुआ, इसके कारण तो खैर स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ जरूर। और फिर 3 साल बाद 2016 में DLC ने अपने ही दिए इस आदेश को रद्द कर दिया। इसका क्या कारण बताया गया? जी, जनवरी 2016 में DLC ने 2013 में दी गई मान्यता को रद्द कर दिया। इसके पीछे उन्होंने कई कारण गिनाए। पहला कि 2013 का आदेश जारी करना एक गलती थी। दूसरा कि इस मान्यता के कारण खनन कार्य में बाधा आ रही थी। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण जो उन्होंने बताया, वो ये था कि सामुदायिक वन अधिकारों यानी CFR का दावा करने वाला कोई उचित ग्राम सभा प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं हुआ था। उनका तर्क था कि भाई FRA की प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ था, इसलिए 2013 का आदेश शुरू से ही गलत था, शून्य था। और इसी 2016 के रद्दीकरण आदेश के खिलाफ फिर ग्रामीण और हसदेव अरण्य बचाव समिति हाईकोर्ट गए थे। अच्छा, तो जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो याचिकाकर्ताओं ने, मतलब ग्रामीणों और समिति ने, अदालत में अपना पक्ष कैसे रखा? उनकी मुख्य दलीलें क्या थीं? याचिकाकर्ताओं के मुख्य दलीलें तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर ही आधारित थी। उन्होंने खास तौर पर धारा 3(1)I का हवाला दिया, जो समुदायों को पारंपरिक रूप से संरक्षित और प्रबंधित किए जाने वाले वन संसाधनों की रक्षा करने, उन्हें पुनर्जीवित करने, संरक्षण करने और प्रबंधन करने का अधिकार देती है।
उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क ये था कि भाई एक बार 2013 में डीएलसी ने उनके सीएफआर को मान्यता दे दी थी, तो फिर उस डीएलसी के पास उस मान्यता को रद्द करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। मतलब वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि वे पीढ़ियों से उस जंगल में रह रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, इसलिए खनन के लिए जो वन मंजूरी दी गई थी वही अवैध थी। तीसरा, उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा किया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि 2016 का रद्दीकरण आदेश बिना किसी उचित नोटिस या सुनवाई का मौका दिए जारी कर दिया गया। उनका कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। जाहिर है राज्य सरकार और आरआरवीयूएनएल का नजरिया इससे बिल्कुल अलग रहा होगा। उन्होंने इन दलीलों के जवाब में क्या तर्क दिए? बिल्कुल, उनका मुख्य तर्क प्रक्रियात्मक खामी पर ही केंद्रित था। राज्य सरकार और आरआरवीयूएनएल ने कहा कि 2013 का जो सीएफआर मान्यता आदेश था वो एक प्रक्रियात्मक त्रुटि थी, मतलब प्रोसीजरल एरर था, कानूनी रूप से सही नहीं था। उन्होंने सितंबर 2011 में हुई धाटबर्रा की ग्राम सभा बैठक के मिनट्स यानी कार्यवाही विवरण का हवाला दिया। उनके अनुसार उस बैठक में 250 से ज्यादा व्यक्तिगत वन अधिकारों यानी आईएफआर के दावे तो दर्ज किए गए थे, लेकिन सामुदायिक वन अधिकारों सीएफआर का एक भी दावा दर्ज नहीं था। उनका कहना था कि चूंकि एफआरए के तहत ग्राम सभा द्वारा औपचारिक दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और सीएफआर के लिए ऐसा कोई दावा था ही नहीं, इसलिए 2013 में सीएफआर की मान्यता देना ही गलत था। ये आदेश शुरू से ही शून्य था, मतलब वॉइड एबिनिशियो था। इसलिए 2016 का आदेश किसी स्थापित अधिकार को छीनना नहीं था, बल्कि वो केवल 2013 की एक त्रुटि को सुधारना था। अच्छा, तो अदालत ने इन दोनों विरोधी पक्षों की दलीलों को कैसे तौला और किस निष्कर्ष पर पहुंची? मतलब कोर्ट ने किस आधार पर याचिका खारिज करने का फैसला किया? कोर्ट के अनुसार 19 सितंबर 2011 की जो ग्राम सभा की बैठक हुई थी, उसके प्रस्ताव में वास्तव में सामुदायिक वन अधिकारों यानी सीएफआर के संबंध में कोई दावा दर्ज नहीं किया गया था। अदालत ने इस तथ्य को बहुत महत्वपूर्ण माना कि एफआरए प्रक्रिया का जो पहला और अनिवार्य कदम है, यानी ग्राम सभा द्वारा दावा प्रस्तुत करना, वो सीएफआर के मामले में पूरा ही नहीं हुआ था। इसके अलावा अदालत ने उस टाइमलाइन पर भी ध्यान दिया जिसकी हमने पहले बात की थी। चूंकि 2013 का सीएफआर मान्यता आदेश 2012 में वन भूमि के खनन के लिए हस्तांतरण के बाद आया था, अदालत ने माना कि ये शुरू से ही शून्य यानी कानूनी तौर पर शुरुआत से ही अमान्य था। इसलिए ये पहले से दी गई खनन अनुमतियों को ओवरराइड या रद्द नहीं कर सकता था। अदालत के नजरिए से 2016 में रद्द करने के लिए कोई कानूनी अधिकार मौजूद ही नहीं था जिसे छीना जा सके। केवल एक गलत तरीके से बिना प्रक्रिया पूरी किए दिए गए अनुदान को ठीक किया जाना था। आपने पहले विकास परियोजनाओं और विशेष कानूनों के संभावित टकराव का जिक्र किया था। क्या इस मामले में भी कोई ऐसा कानून प्रासंगिक था जिसने फैसले को प्रभावित किया? हाँ, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो इस फैसले में सामने आया, और वो है कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले किए गए कई कोयला ब्लॉक आवंटनों को रद्द कर दिया था। उसके बाद सरकार ये नया कानून लेकर आई थी ताकि जो रद्द खादानें हैं उनका फिर से आवंटन नीलामी या सरकारी कंपनियों को आवंटन के जरिए सही ढंग से हो सके। इस 2015 के कानून की धारा 29 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में अगर कोई असंगत बात है उसके बावजूद प्रभावी होंगे, मतलब इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस विशेष कोयला कानून को वन अधिकार कानून जैसे सामान्य कानून पर तरजीह दी गई? दानों का प्रबंधन और पुनः आवंटन, और इस आधार पर अदालत ने माना कि इसका अधिभावी प्रभाव है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। चूंकि पीकेबीबी कोयला ब्लॉक 2015 के इसी विशेष अधिनियम के तहत आरआरवीयूएनएल को फिर से आवंटित किया गया था, इसलिए इस आवंटन से जो खनन अनुमतियां मिली उन्हें किसी भी अधूरे प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य या बाद में आए वन अधिकार दावों पर कानूनी प्राथमिकता मिली। ये फैसला दिखाता है कि कैसे विशेष आर्थिक कानून सामान्य कल्याणकारी कानूनों जैसे एफआरए के प्रावधानों पर कुछ परिस्थितियों में भारी पड़ सकते हैं। ये कानून और विकास के बीच संतुलन का एक बहुत ही जटिल सवाल खड़ा करता है। अच्छा, और सबूतों के लिहाज से अदालत का क्या कहना था? क्या याचिकाकर्ताओं ने अपने सामुदायिक अधिकारों के दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण दिए थे? अदालत ने इस बिंदु पर भी गौर किया और इसे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पाया। अदालत ने कहा कि वन अधिकार नियम 2008 का जो नियम 13 है वो कुछ खास तरह के सबूतों की मांग करता है, जैसे कि सामुदायिक दावे का क्षेत्र का नक्शा हो, पारंपरिक वन उपयोग के रिकॉर्ड्स हों, या फिर पारंपरिक पवित्र स्थल या सांप्रदायिक उपयोग के जो स्थान हैं उनके प्रमाण हों।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने न केवल ऐसे कोई सबूत पेश किए थे, बल्कि पूरी याचिका में न तो तथ्यों के विवरण में और न ही याचिका के आधारों में ऐसे किसी सबूत का जिक्र तक नहीं किया गया था। अदालत ने इस बात के लिए याचिकाकर्ताओं की आलोचना भी की कि उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया, मतलब सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट्स, जिसमें ये तथ्य भी शामिल था कि इसी तरह की एक याचिका पहले भी खारिज हो चुकी थी। और एक और बात, याचिकाकर्ताओं के मुकदमा दायर करने के अधिकार यानी लोकस स्टैंडी पर भी सवाल उठा था। ये क्या मामला था? क्या इसका भी फैसले पर असर पड़ा? हाँ, ये भी एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ। देखिए, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि क्या किसी व्यक्ति या समूह को अदालत में मुकदमा दायर करने का कानूनी अधिकार है भी या नहीं। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि घाटबर्रा गांव की जो मूल वन अधिकार समिति थी, एफआरसी, जो एफआरए नियमों के तहत बनती है और जिसे दावा प्रक्रिया में भूमिका निभानी होती है, वो इस अदालती कार्रवाई से हट गई थी। अदालत ने पाया कि जो कार्यकर्ता समूह था, यानी हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, और जो बाकी व्यक्तिगत याचिकाकर्ता मुकदमा लड़ रहे थे, उनके पास घाटबर्रा गांव का प्रतिनिधित्व करने का कोई कानूनी अधिकार या प्राधिकरण, मतलब ऑथराइजेशन, नहीं था। उन्हें ना तो ग्राम सभा ने इस मुकदमे के लिए अधिकृत किया था और ना ही उन्होंने ये साबित किया था कि वे प्रभावित गांव के निवासी हैं। इसलिए अदालत ने माना कि उनमें मुकदमा दायर करने के लिए जो जरूरी लोकस स्टैंडी है, उसकी कमी थी और ये भी याचिका खारिज होने का एक आधार बना। तो ये तो काफी विस्तृत विश्लेषण हुआ। इस पूरी चर्चा से खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अगर हम देखें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं, मतलब किन बातों को हम याद रख सकते हैं? मेरे विचार में इस मामले से 4 मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं, जो यूपीएससी के उत्तर में लिखने या मुद्दों की समझ बनाने में काफी सहायक हो सकती हैं। पहला, प्रक्रियात्मक सटीकता का महत्व। मतलब वन अधिकार अधिनियम जैसे इतने अच्छे और कल्याणकारी कानूनों के तहत भी अधिकारों का दावा करते समय जो निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनका बहुत सावधानी से पालन करना अनिवार्य है। ग्राम सभा में औपचारिक दावा दर्ज न करने जैसी प्रक्रियात्मक कमियां दावों को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकती हैं, जैसा इस मामले में हुआ। दूसरा, विकास बनाम अधिकार का जटिल संतुलन। ये मामला दिखाता है कि राष्ट्रीय महत्व की विकास परियोजनाओं जैसे कोयला खनन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब 2015 के कोयला खान अधिनियम जैसे विशेष कानून मैदान में हो, जिनका अधिभावी प्रभाव संतुलन को विकास या संसाधन निकालने के पक्ष में झुका सकता है। तीसरा, साक्ष्य का निर्णायक रोल। किसी भी कानूनी दावे को पुख्ता करने के लिए ठोस और नियमों के अनुसार जो जरूरी सबूत है वो पेश करना कितना महत्वपूर्ण है। नियम 13 के तहत बताए गए सबूतों की कमी याचिकाकर्ताओं के मामले के खिलाफ गई। सिर्फ पारंपरिक दावे काफी नहीं है, उन्हें कानूनी रूप से प्रमाणित करना होता है। और चौथा, लोकस स्टैंडी की अनिवार्यता। किसी भी कानूनी लड़ाई में, खासकर जनहित याचिकाओं या सामुदायिक अधिकारों के मामलों में, ये साबित करने कि आपके पास मुकदमा करने का कानूनी अधिकार है या प्रतिनिधित्व का हक है, ये एक पहली और बहुत महत्वपूर्ण बाधा है। बिना इसके मामले की मेरिट पर सुनवाई ही नहीं हो पाती। ये वाकई एक जटिल मामला है जो कानूनी बारीकियों, जमीनी हकीकत, सामुदायिक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विकास की जरूरतों के बीच के गहरे तनाव को उजागर करता है। चलिए अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं, जो अक्सर जटिल और औपचारिक होती हैं, और समुदायों के परंपरागत अधिकार, भले ही वो औपचारिक रूप से दर्ज ना किए गए हों, जब ये आपस में टकराते हैं तो न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, खासकर उन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जिनके पास हमेशा कानूनी विशेषज्ञता या संसाधन या इन जटिल प्रक्रियात्मक ज्ञान तक समान पहुंच नहीं होती। क्या प्रक्रियात्मक शुद्धता हमेशा वास्तविक, मतलब सारभूत न्याय के बराबर होती है? इस गहन और बारीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को, विशेषकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को, ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और उन्हें इस बहुस्तरीय मुद्दे के विभिन्न कानूनी, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। अलविदा।